जो जनता का मोहताज ना हो वही नेता होने लायक है। कितनी बार उनको धन वैभव सत्ता मिल रही है और ठुकराते जा रहे हैं। तो इसलिए फिर राम राज्य कि बार बार मिल रहा है, कह रहे नहीं चाहिए। जिसको नहीं चाहिए वही राजा होने लायक है, और जिसको चाहिए वो वही है फिर रावण। जितने बाकी है सबको पकड़ पकड़ के कैद कर दो, अंदर डाल दो। छोटी चीज थोड़ी होती है कि आपने किसको वहां ऊपर बैठा दिया। पूरी गीता इसीलिए थी कि गलत आदमी गद्दी पर ना बैठ जाए। आचार्य जी, अगर हम किसी भी पार्टी से सहमत नहीं हैं तो फिर नोटा को वोट देना ज़्यादा सही है या फिर वोट ही नहीं देना ज़्यादा सही है, जैसे अभी नागालैंड के कुछ जिलों में भी देखने को मिला है? भगवान श्री नमन। आजकल ये जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और जनतंत्र का उत्सव कहा जाता है इसे। तो जो अभी तक समझा है कि आजकल के नेता जो हैं जनता के पीछे पीछे जो जनता चाह रही है उसके पीछे चलते हैं। लेकिन पहले भी देखा है कुछ नेता ऐसे में थे जो जनता को दिशा देते थे। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जनता और नेता का क्या सही संबंध हो, इस पे कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई इस लायक है कि नेतृत्व कर सके तो उसमें नेतृत्व की कोई चाह होनी नहीं चाहिए। नेता सबसे पहले वो है जिसे जनता की कोई जरूरत ही ना हो। जिसको अभी जनता की जरूरत है वो जनता का बस शोषण ही करेगा। नेता होने के लिए जो पहली शर्त है वही थोड़ी विचित्र है कि उसको नेता होना ही ना हो। जो अपने आप में ही संतुष्ट हो, जो नेता होने से पहले अनुयायी हो, फॉलोअर हो, वो बंदा ठीक है और फिर उसे नेतृत्व का अधिकार भी मिल जाता है। बात समझ रहे हैं? कौन होगा सही नेता? जिसके लिए जनता बहुत बाद में आती है, जिसके लिए सच्चाई बहुत पहले आती है, जो कह रहा है कि लोगों को बात अच्छी लगे कि नहीं लगे ये मैं सोच ही नहीं रहा हूं। मैं तो सोच ये रहा हूं कि सही बात क्या है, और सही बात क्या है ये खोजना कोई सस्ती चीज नहीं होती है। तो जो सही बंदा होगा, मैं कह रहा हूं जो नेतृत्व का भी अधिकारी है, सबसे पहले तो वो होगा जिसने अपने लिए सही बात खोजने में सही श्रम करा हो, और श्रम की उस अवधि में, उन दिनों में जनता का होना न होना उसके लिए कोई मायने ही ना रखता हो। एकांत श्रम करा हो, अपने आप को बनाने पर मेहनत करी हो, अपने आप को। और जब आप ऐसे हो जाते हो कि आपसे कुछ सीखा जा सकता है, जब आपके जीवन से, आपकी हस्ती से आजादी की किरणें फूटती हैं, तब लोग आपके पीछे आते हैं, कीमत दे के आपके पीछे आते हैं। फिर आपको लोगों के पीछे नहीं जाना पड़ता, फिर लोग आपके पीछे आते हैं, भले ही आपके पीछे आने में उन्हें कष्ट होता हो, भले ही आपके पीछे आने में उनकी कामनाएं टूटती हो, वो आएंगे। लेकिन जब आपका प्राथमिक सरोकार सच से नहीं होता, जनता से होता है, तब आप जनता के पीछे पीछे चलते हो। नाम भले ही अपने आप को दे दो कि मैं जनता का नेता हूं, पर आप जनता के नेता नहीं हो, आप जनता के पिछवाड़े चल रहे हो। फिर आप ये देखते हो कि मैं ऐसी कौन सी बात बोल दूं या ऐसा क्या कर दूं कि जनता खुश हो जाएगी। और जनता खुश तो ज्यादा उन्हीं चीजों से होगी जो सबसे निचले तल की होंगी।
तो जनता को खुश करने के लिए आपकी मजबूरी हो जाती है, विवशता हो जाती है कि आप सबसे निचले तल की ही बातें करना शुरू कर दो। किसी को खुश करना हो और आप उससे बोलो कि चल पहाड़ के ऊपर तक दौड़ लगाकर जाएं, तो खुश होने से रहा। भले ही इस दौड़ को लगाने से उसकी सेहत बनती होगी, भले ही पहाड़ पर पहुंचकर वो बोले कि बिल्कुल अब मौज आ गई और बढ़िया सूर्यास्त भी देखने को मिला, ये सब बात की बात होगी। पर जब उसे सुनने को मिलेगा कि आप कह रहे हो कि चला ऊपर तक दौड़ के जाएंगे, तो वो थोड़ा रुष्ट ही हो जाएगा, बुरा लगेगा उसको, है ना। किसी को खुश करना है तो ज्यादा आसान तरीका, ज्यादा प्रचलित तरीका सदा से ये रहा है कि उससे बोला जाए कहीं हिलने की जरूरत नहीं, जहां बैठा है बैठा रहे और मैं तुझे मिठाई खिलाऊंगा यहां बैठे बैठे, क्योंकि तुझे मिठाई चाहिए। भले ही उस मिठाई से तेरा हाजमा खराब हो, तेरी शक्कर बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए तेरा। जब कोई व्यक्ति ताकत पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए दूसरों को एक जरिया बनाता है, तो दूसरों की भी जो सबसे गिरी हुई कामनाएं होती हैं वो उनको पूरा करने को मजबूर हो जाता है। ये एक बड़ी घिनौनी अवस्था होती है, बड़ा गंधाता सा ये रिश्ता होता है। देखो, तुम जो घटिया चीजें चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगा और बदले में मैं जो घटिया चीज चाहता हूं वो तुम मुझे दे दो। तुम जो ऊंची चीजें चाहते हो मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा, जो ऊंची चीजें तुम्हारे लिए संभव हैं मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि ऊंची कोई भी चीज ऊंचा श्रम भी मांगती है, ऊंचे गुण मांगती है, त्याग मांगती है, तपस्या मांगती है, आहुति मांगती है, तो मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा। मैं तुमसे सारी सस्ती चीजों की बात करूंगा और बदले में मैं जो सस्ती चीज चाहता हूं वो तुम मुझको दे दो। ज्यादातर हम जो नेतृत्व, लीडरशिप के नाम पर देखते हैं, इतिहास में भी देखा है, आज भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं, वो यही रिश्ता होता है नेता और जनता के बीच। नेता चूंकि खुद एक बहुत अदना आदमी होता है, इसीलिए वो जनता में जो सबसे निचले तल की कामनाएं होती हैं उनको उत्तेजित करता है। बात समझ में आ रही? तो समझाने वाले फिर बोलते हैं, जिसको अभी गद्दी चाहिए वो सबसे पहले डिस्क्वालीफाई हो जाता है गद्दी पर बैठने के लिए। लाओ त्जू आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ, अभी आगे बढ़ेंगे जब, तो पूरा एक छंद ही ऐसा आएगा कि जिसको गद्दी चाहिए हो सबसे पहले तो उसको कुपात्र घोषित करो। बोलो तेरी योग्यता, तेरी अर्हता नहीं है गद्दी की, क्योंकि तुझे गद्दी चाहिए। आप कहेंगे जिसको चाहिए उसको नहीं दोगे तो फिर गद्दी पे बैठेगा कौन? गद्दी पर फिर वो बैठे जिसको अपने लिए नहीं चाहिए। गद्दी पर फिर वो बैठेगा जो कभी चाहता ही नहीं था कि गद्दी उसको मिले, जिसके पास कोई योजना नहीं होगी उसी के पास पात्रता होगी। जो योजना बनाकर आया है वो सबसे पहले दिखा देता है कि वो कुपात्र है। प्लेटो के फिलोसोफर किंग के बारे में तो हम पहले बात कर चुके हैं ना, कि जितने ऐसे छात्र हों पूरे देश के पढ़ने की अवस्था वाले, उनको ले जाओ, उनको पढ़ाओ, 10-15 साल उनको पढ़ाओ। 10-15 साल के बाद जो सबसे
कम योग्यता वाले हों जो कह दे कि आगे हमें अब पढ़ना ही नहीं है कुछ, तो उनको फिर छोड़ दो कि अब जाओ तुम अपना संसार में, तुम पढ़ाई से, गुरुकुल कह लीजिए, उससे आज़ाद हो गए, और उनको छोड़ दो तो वो जाएंगे और समाज में जो सबसे साधारण किस्म के काम होते हैं वो करेंगे। तो ज़्यादातर लोग, 2/3 लोग तो पहली अवस्था में ही बाहर हो जाएंगे। अब बचेंगे कौन? वो जो कह रहे हैं नहीं हमें बाहर जाकर के रोजी रोटी धंधा पानी नहीं करना है, नहीं हमें बाहर जाकर के जल्दी से शादी ब्याह नहीं करना है, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ने में रुचि है। तो कह रहे इनको पढ़ाओ और 10 साल और पढ़ाओ इनको, और 10 साल के बाद अब कुछ और कह देंगे कि अब बहुत हो गया, ज्ञान का क्या करना है, तो इनको जाने दो, इनको जाने दो, और ये बाहर जाकर के जो मध्यम श्रेणी के काम होते हैं सब ये करेंगे, ये मैनेजर्स बनेंगे। पहले जो निकले थे वो सब क्या बनेंगे? वो श्रमिक बनेंगे, लेबरर्स बनेंगे। अब जो निकलेंगे वो प्रबंधक बनेंगे, मैनेजर्स बनेंगे। कह रहे हैं अब जो बचे हुए हैं वो सब अपनी स्वेच्छा से बचे हुए, वो कह रहे हैं हमें संसार से कोई लेना देना ही नहीं है, हम क्या करेंगे बाहर जा करके और ये करके और वो करके और पैसा कमा करके और घर बसा करके और प्रतिष्ठा पा करके, हमें पढ़ने दो, हमें पढ़ने दो। तो अब ये जो बचेंगे इनको पढ़ने दो, और प्लेटो का कहना था बहुत कम बचेंगे, 10-15 साल इनको और पढ़ने दो, बीच बीच में जिनको भागना है वो भागते रहेंगे। 40-45 की उम्र आते आते मुश्किल से 1, 2, 4 कोई बचेंगे। उसने कहा अब ये इस लायक हैं कि इनमें से एक किंग बने, क्योंकि उसको किंग कभी बनना ही नहीं था, इसलिए वो इस लायक है कि उसको किंग बना दो अब। और ये जो किंग बनेगा इसके पास अपना कुछ नहीं होगा, अपना कुछ इकट्ठा करने की इसकी उम्र भी बीत रही होगी या बीत चुकी होगी, और इसने वृत्ति भी दिखा दी होगी कि इसे अपने लिए कुछ संचित करना भी नहीं है, न संपत्ति न सम्मान, इसे नहीं चाहिए। जिसमें आप संपत्ति की भूख देखो, जान लो कि वो नेता होने लायक नहीं है, और जिसमें आप सम्मान की भूख देखो उसको तो और ज्यादा जान लो कि ये तो बिल्कुल ही नेता होने लायक नहीं है। क्योंकि सम्मान किससे मिलना है? जनता से, और जनता से अगर सम्मान चाहिए तो जनता के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। जनता से अगर सम्मान चाहिए, चाहते हो कि जनता बोले वाह साहब आप बड़े आदमी, तो फिर आप जनता को किसी कठिन और खतरनाक राह पर नहीं ले जा सकते, और सही रास्ता तो कठिन भी होता है और खतरनाक भी होता है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे समझ लीजिए कि प्लेटो का कहना था कि जिसमें साधुता हो, जो ज्ञान के लिए पहले ही अपनी आधी जिंदगी लगा चुका हो, जिसको कभी विचार ही ना आया हो कि राजनीति करनी है और किंग बनना है, ऐसे को किंग बनाना। और उसके ऊपर भी प्लेटो ने फिर कहा था कि मान लो 5 निकले अंतिम अवस्था से, उनमें से एक है जो राजा हो गया, तो बाकी 4 उसका मंत्रिमंडल बनेंगे, और जो बाकी 4 होंगे इनके मंडल के पास लगभग उतनी ही ताकत रहेगी जितनी कि उस राजा के पास, ताकि कभी अभी भी संभावना हो कि राजा बहके तो ये जो 4 हैं ये उसको संभाल ले। बात समझ में आ रही है? नेतृत्व बहुत जबरदस्त चीज होती है और बड़ी उल्टी चीज होती है। जैसे कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि जगत उल्टा वृक्ष है, जड़ें ऊपर को हैं, पत्तियां सब नीचे हैं, वैसे ही नेतृत्व है। लीडर वही हो सकता है जो सबसे पहले बहुत अच्छा फॉलोवर हो। उल्टी चीज है। लीडर वही हो सकता है जिसे लीडर होना ही ना हो, जिसे फॉलोवर होना हो। किसका फॉलोवर? सच्चाई का, आजादी का। और फिर ये एक लगभग संयोग की बात रहेगी कि उसके पीछे जनता आई कि नहीं आई। आई
तो भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो फूल के कुप्पा नहीं हो जाएगा। और एक आदमी भी नहीं आया तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो परेशान नहीं हो जाएगा। सत्ता नहीं मिलेगी या गद्दी छिन जाएगी, इस ख्याल से जिसको पसीने छूट जाते हो, रक्तचाप बढ़ जाता हो, ऐसा आदमी तो निश्चित रूप से ही नेता होने लायक नहीं है। जो एक दल से दूसरे दल में कूदता फिरता हो कि किसी तरह गद्दी मिल जाए, ये आदमी तो निश्चित रूप से नेता होने लायक नहीं है। जो लोगों के भीतर एक ऊंची पहचान जागृत करने की जगह उनके भीतर संकीर्ण पहचाने उत्तेजित करता हो, वो आदमी तो निश्चित रूप से नेता होने लायक नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब और एक बात कहूंगा जो अटपटी लगेगी। जनता का भला वही नेता कर सकता है जो जनता की धेले भर भी परवाह ना करता हो। ये कितनी अजीब बात है सुनने में। जो जनता को बार बार दिखाए, हां हम तेरे हैं सनम, दिल दे चुके, तुम ही दिल हो, तुम ही जान हो, तुम ही परमात्मा हो हमारे। ये आदमी बिका हुआ है। जनता के काम सचमुच वही आने वाला है जो जनता की जरा भी परवाह ना करता हो। किस अर्थ में परवाह शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं समझिए। यहां परवाह से मेरा शब्द है कि जिसको जनता से जरा भी लेन देन नहीं करना है, सौदेबाजी नहीं करनी है, जिसको वैसे नहीं जनता की परवाह करनी है जैसे व्यापारी अपने ग्राहक की परवाह करता है। जब ऐसी परवाह नहीं होती ना, तब प्रेम होता है। नेतृत्व तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रस्सी पर चलना। बहुत बचाना पड़ता है कि जिनके आगे आगे चल रहे हैं कहीं उनके पीछे न चलना शुरू कर दें। आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नेता को जनता खा जाएगी। इस अर्थ में नहीं खा जाएगी कि उसकी गद्दी छीन लेगी, इस अर्थ में खा जाएगी कि उसको गद्दी से जोड़ देगी, उसके नाम को, उसकी पहचान को, उसकी अस्मिता को गद्दी से जोड़ देगी। वो व्यक्ति कहेगा मैं कौन हूं ना, मैं सत्य नहीं हूं, मैं मुक्ति नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं नेता हूं। अगर नेता के साथ ऐसा हो गया तो जनता ने नेता को बर्बाद कर दिया। लोग कहते हैं ना कि नेता सब नालायक होते हैं और जनता का बड़ा नुकसान करते हैं। उसका दूसरा पक्ष भी समझिए, जनता इतनी नालायक होती है कि सब नेताओं को खा जाती है। गद्दी देके, इज्जत देके, ताकत देके जनता सबको खा जाती है। यह खाने का एक तरीका है। किसी को खाना है तो एक तरीका यह है कि उसकी सारी ताकत छीन लो, और किसी को खाना है तो एक तरीका यह भी है कि उसको इतनी इज्जत दे दो कि वो बर्बाद हो जाए। जो जनता का मोहताज ना हो वही नेता होने लायक है। जनता कोई अंड-बंड मांग करे, जनता अनाप शनाप रास्तों पे चलना चाहती हो, तो नेता बोले तुम चलो, फिर तुम्हें जिधर जाना है, और हम चले, हमें जिधर जाना है। तुम संभालो अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी, हमें कब लालच था तुम्हारी कुर्सी का। राम राज्य बोलते हैं ना हम, सबसे अच्छा राजा कौन, बोलते राजा रामचंद्र। क्यों? अरे बहुत आसान था,
जरा सा वो दशरथ के सामने भावुक हो जाते। दशरथ तो खुद ग्लानि में पड़े हुए थे, युवराज हैं और राज्याभिषेक होने जा रहा है और ये मैंने क्या कर दिया। जरा सा वो कह देते कि पिताजी ठीक नहीं है, धर्मोचित नहीं है। दशरथ कहते दिया होगा मैंने कभी वचन, मैं अपना वचन तोड़ता हूं, कि कहीं हटो। उन्हें बनना ही नहीं है राजा। वो बोले मैं जैसे प्रतीक्षा कर रहे हो, जैसे कह रहे हो भला हुआ मेरी गगरी फूटी। अच्छा ऐसा बोला है क्या? हाँ ठीक है जा रहा हूं। इतनी जल्दी गए जैसे कि सब पहले से तैयारी करके रखे थे। उसके बाद भरत पहुंच गए। नहीं नहीं चलिए चलिए चलिए। बोले ये रही, खड़ा हूं, इतना ही है। मतलब समझो क्या बोल रहे हैं। बोल रहे गद्दी, इतना ही महत्व देता हूं मैं। उसके बाद जा रहे हैं और लंका जीत ली। और लंका, अब आप आज देखते हो, कहते हो भारत बड़ा देश है और पड़ोस में लंका है छोटी सी, तो लंका हमें ऐसा लगता है। उस समय पे लंका का जो रुतबा है वो समझिए। सारी बातों को अगर हम ऐतिहासिक माने तो लंका का उस वक्त स्थान क्या विश्व में समझिए। सारी ताकत वहां लंका के पास, सारी दौलत लंका के पास, सारा ज्ञान लंकापति के पास। अमेरिका, यूनिवर्सिटीज, न्यूक्लियर आर्सेनल, इकोनॉमिक पावर। तो लंका माने अमेरिका उस समय का, ठीक है ना। सब कुछ है, जीडीपी भी है, सारी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स भी हैं, और सबसे बड़ी सामरिक शक्ति भी है। और इनके पास कुछ नहीं। इन्होंने वहीं पे जो रहने वाले लोग थे, जिनको अब हम बोल देते हैं कि वानर थे, वो वनवासी लोग थे सब वहां के। तो उनको एकजुट किया। ऐसे नहीं एकजुट हो जाते, उन्होंने कुछ विशेष देखा होगा राम में। उनको एकजुट किया, पता नहीं कैसे संसाधन इकट्ठे किए होंगे, और फिर उन संसाधनों के साथ एक बड़ा असंभव सा युद्ध लड़ा। हार भी सकते थे, जीत गए। ज्यादा संभावना तो यही थी कि हार ही जाते, पर जीत गए। अब जीत गए तो ये नहीं कि बड़ा हो हल्ला है, बड़ा उत्सव है कि लंका मिल गई, सारा पैसा मिल गया, सारा सोना मिल गया। वहीं बैठा दिया, भैया विभूषण तुम बैठो, अपना संभालो, और ये यहाँ जो सब बांध के रखा हुआ है तुमने, बाकी जगहों के स्वामियों को उनको आजाद कर दो, कुबेर वगैरह को जाने दो, काहे को। और अपने वापस लौट गए। पूछा होगा विभीषण ने आपके लिए कुछ तो कर सकता हूं? बोले जस्ट ड्रॉप मी होम, इतना ही कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये पुष्पक है, ये आपको ले जाएगा। बात समझ रहे हो? कितनी बार उनको धन वैभव सत्ता मिल रही है और ठुकराते जा रहे हैं। तो इसलिए फिर राम राज्य कि बार बार मिल रहा है, कह रहे नहीं चाहिए। जिसको नहीं चाहिए वही राजा होने लायक है, और जिसको चाहिए वो वही है फिर रावण। उसको अपने ही नहीं चाहिए, वो दूसरों का भी छीने पड़ा है। कथा तो कहती है कि वो तो गया था कि कैलाश को भी हिला दूंगा, मतलब इनका भी छीन लेता हूं, एक पहाड़ भी काहे को छोड़ूं, जितने बाकी हैं सबको पकड़ पकड़ के कैद कर दो, अंदर डाल दो। ये रावण। बात आ रही समझ? लालच देखिए, हवस देखिए, और वहां से फैसला करिए। ऐसा समझ लीजिए सूत्र हुआ कि जिस पर चुनाव हारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको चुनाव जिता दीजिए। समझ में आ रही? जिसको अगर जनता का काम करना है, जन सेवा करनी है,
या कुछ भी अच्छा करना है दुनिया में तो वो करता ही रहेगा, हारे कि जीते, वो जीतने लायक है। और अगर जांचना हो तो जो आपके मुंह पर आपसे कड़वी बातें बोल पाए चुनाव के समय भी, वो आपके मत का अधिकारी हुआ। और जो आपसे वही बातें बोले जो आप सुनना चाहते हो, वो आदमी आपको गिराने के लिए आया है। जिसको पता हो कि आपसे सच्ची बात बोल दी, खरी बात बोल दी, आपको कड़वी लगेगी, हो सकता है आप उसको वोट नहीं दो, फिर भी खतरा उठा करके कहे कि देखो आपको बुरा लगेगा पर जो सच्चाई है वो तो मैं बोलूंगा, वही धर्म है मेरा। और आपसे कहता हूं कि ये वाली बात तो बस उनके लिए थी जो चुनाव में खड़े हुए हैं, सब उम्मीदवार बनके। जिस दिन जनता जागृत हो जाएगी, जिस दिन हमारे पास एक चैतन्य समाज होगा, उस दिन हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि कौन कौन खड़ा हुआ है, किसने किसने पर्चा दाखिल करा है, इन्हीं को बस अपना प्रतिनिधि बनाना है। एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कुछ भी हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि अच्छा 5 ही उम्मीदवार हैं तो इन 5 में से किसी को चुनना है, और 5 में से हो सकता है एक नागनाथ है, एक केचुआ नाथ है, एक सेपनाथ है, अजगर नाथ है। अब ऐसे ही 5 ने अगर नामांकन दाखिल करा तो क्या इन्हीं 5 में से किसी को चुनोगे? तो जिस दिन जनता जागृत हो जाएगी, उस दिन वो अपने लिए नेता खोज खोज के लाएगी। वो कहेगी हम इंतजार नहीं कर रहे हैं कि कौन खड़ा हुआ है चुनाव में, कहेगी हमें पता है कि किसको हमारा नेता होना चाहिए, हम जाएंगे उसके पांव पकड़ेंगे, और नहीं मानेगा तो उसको घसीट के ले जाएंगे और गद्दी पे बिठा देंगे, कहेंगे हमारी खातिर गद्दी पे बैठो। पर वो आगे की बात है, वो तब है जब पहले हम में उतनी जागृति आए। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये बात है बड़ी उल्टी। ये बात वैसी है जैसे मैं कहा करता हूं कि बाप बनने लायक वो ही होता है जिसको अब बाप बनने की कोई आकांक्षा ना बची हो, और जो बाप बनने के और मां बनने के अधिकारी होते हैं वो अक्सर मां और बाप बनते ही नहीं। बनते वो हैं जिनमें सबसे कम पात्रता है बनने की, और जिसमें जितनी कम पात्रता होती है माया बाप बनने की, वो उतने ज्यादा बच्चे पैदा करता है। ठीक उसी तरीके से जिसमें नेता बनने की जितनी कम पात्रता होती है, उसमें हवस उतनी ज्यादा होती है नेतृत्व की। छोटी चीज थोड़ी होती है कि आपने किसको वहां ऊपर बैठा दिया। पूरी महाभारत इसीलिए थी, आप मेरे साथ गीता पढ़ते हो, पूरी गीता इसीलिए थी कि गलत आदमी गद्दी पर ना बैठ जाए, पूरी जनता को खराब कर देगा वो। बात यह नहीं है कि उसने जो सही आदमी था उसके साथ नाइंसाफी कर दी कि अरे युधिष्ठिर को मिलना चाहिए था, दुर्योधन को मिल गया। युधिष्ठिर भर के साथ कुछ गलत नहीं हो जाएगा, पूरे हस्तिनापुर के साथ कुछ गलत हो जाएगा। यथा राजा तथा प्रजा। जनता कहेगी अगर यही सब करके सफलता मिल जाती है, अगर ऐसा आदमी होकर के गद्दी मिल जाती है, तो हम भी फिर ऐसे ही हो जाते हैं, सब दुर्योधन जैसे हो जाते। बताइए, इससे संबंधित कुछ हो तो एकदम छोटा छोटा पूरा पूछ लीजिएगा, अलग मुद्दे पे मत जाइएगा अभी। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, अगर हम किसी भी पार्टी से सहमत नहीं हैं तो फिर नोटा को वोट देना ज़्यादा सही है या फिर वोट ही नहीं देना ज़्यादा सही है, जैसे अभी नागालैंड के कुछ जिलों में भी देखने को मिला है? एक आपको एक सैद्धांतिक वक्तव्य देना है तो आप ये कर सकते हो कि वोट देने ही नहीं गए या नोटा दबा दिया, पर उससे होगा क्या? कोई ना कोई चुना तो जाएगा ही ना, उम्मीदवारी खाली तो जानी नहीं है।
सीट तो प्रतिनिधित्व तो मांगती है, तो कोई ना कोई तो प्रतिनिधि बन ही जाएगा। उससे अच्छा ये है कि नीति का रास्ता अपनाइए। जो सबसे बुरा हो उसको पहले हटाइए, फिर जो से थोड़ा कम बुरा हो उसको हटाइए। जब एक ही बचे तो दिल कड़ा करके कहिए कि जा दिया, तुझे ही दिया। तो नीचे से शुरू करिए। जैसे परीक्षाओं में एमसीक्यू आते हैं ना, तो उसमें जो चतुर खिलाड़ी होते हैं वो एलिमिनेशन का निकालते हैं। वो कहते हैं ABCD 4 ऑप्शन थे, B हो नहीं सकता। थोड़ा करके देखा, C लग नहीं रहा, A और D बचा है। फिर उसमें 1 आध मिनट लगा के कहते हैं कि ज्यादा संभावना A की है। तो वही है कि इसमें आपको अच्छे को नहीं चुनना है, इसमें आपको जो सबसे कम बुरा हो उसको चुनना है। अच्छा तो शायद कोई भी ना मिले। और हम यहाँ उम्मीदवारों पर तंज नहीं कस रहे, उम्मीदवार हमसे ही तो निकलते हैं ना। हम जैसे वैसे हमारे जनप्रतिनिधि किसके प्रतिनिधि हैं? वो हमारे ही तो प्रतिनिधि हैं। तो हम जैसे वैसे ही तो वो होंगे। जब वो हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम जैसे वैसे ही वो होते हैं। तो हमें हमारा ही जो सबसे कम विकृत चेहरा है वो चुनना है। हमें हमारा ही सबसे कम कुरूप और बदरंग चेहरा चुनना है। द लीस्ट डिसलाइकेबल, लाइकेबल नहीं, द लीस्ट डिसलाइकेबल। धन्यवाद। धन्यवाद तो कुछ इसमें ये ऐसी सी बात है कि शोक संदेश तो नया जाए और कहा जाए धन्यवाद। धन्यवाद क्या बेटा इसमें? तो शोक की ही बात है कि राष्ट्र की ऐसी दुर्दशा है, पर क्या करें। सर किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में एनवायरमेंटल क्राइसिस का जिक्र नहीं है, एनिमल क्रुएल्टी नहीं है। सर किसको वोट दें? साहब आपकी पार्टियां हैं, आपने बनाई हैं। पार्टी आसमान से थोड़ी उतरती है, पार्टी आपके बीच से उठती है। लेकिन हम ऐसे बगावती तेवर में बात करते हैं जैसे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने पार्टियां भेज दी हैं कि जाओ और हिंदुस्तानियों को मूर्ख बनाओ। वो हमारी ही तो पार्टियां हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग या आपके परिवार वाले लोग उन पार्टियों के बाकायदा सदस्य भी हो सकते हैं। तो हम किस पर इल्जाम रख रहे हैं? हमारी तो पार्टी है, किसी और को क्या दोष दें? उनको हम ही समर्थन देते हैं, कोई किसी पार्टी को, कोई किसी पार्टी को, कोई किसी तरीके से लोग लड़ जाते हैं उन्हीं के लिए। आजकल तो बहुत आम हो गया है, बहस करेंगे फिर थप्पड़ मार देंगे। हम जैसे होते हैं हमारे प्रतिनिधि वैसे ही होते हैं, ये अच्छे से याद रखिए। आप जागृत हो जाएं तो ये पार्टियां मजबूर हो जाएंगी अपने आप को बदलने के लिए। हो सकता है इनका नाम ना बदले, पर भीतर ही भीतर इनमें बहुत सुधार आ जाएगा। पार्टियों को सुधारना है तो जनता को सुधरना पड़ेगा। सुधरी हुई जनता के साथ मूर्ख पार्टियां गंदे खेल नहीं खेल सकती। आज की महिलाओं को ओनली मतलब बहुत बेकार स्थिति है, तो उसके लिए आचार्य जी अगर नहीं होते तो मतलब मैं खुद के लिए बता रही हूँ कि एक तरह से कैसे हम जुड़ गए। नहीं तो एक कल्चर इतनी रात को हम इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, वो सब आचार्य जी की वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम कलियति साकरी, जामे दो न समाई रे साधो, जामे दो न समाई।